लेसन नंबर 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। ये हमने लेसन नंबर 1 में भी देखा। अर्थशास्त्र के अध्ययन की जो शुरुआत है, कई आधारभूत ख्याल और उनका विस्तृत अर्थ समझ लेना इसमें अनिवार्य होता है, क्योंकि ये ख्याल बार बार उपयोग में आते हैं। शुरुआती दौर में इन शब्दों का अर्थ मूलभूत ख्यालों की स्पष्ट समझ से प्राप्त कर लेने से अर्थशास्त्र का शेष अध्ययन सरल और समझने योग्य बनेगा। हम इस प्रकरण में वस्तु, सेवा, साधन, कीमत और मूल्य का अर्थ, संपत्ति का कल्याण, व्यापार चक्र और प्राथमिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कीमत और मूल्य। दैनिक व्यवहार जीवन में हम कीमत और मूल्य को लगभग पर्यायवाची शब्द के रूप में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हमें पता है मूल्य और कीमत, प्राइस, ये सब क्या होती है, एक ही चीज़ है। यह वस्तु मूल्यवान है, यह वस्तु कीमती है, इसकी कीमत अधिक है। ये सब वाक्यों में कीमत और मूल्य को लगभग हमने पर्यायवाची शब्द बना दिया है, किंतु अर्थशास्त्र के अध्ययन में उसे अलग अर्थ में समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले मूल्य के बारे में पढ़ेंगे कि मूल्य अर्थात क्या। तो कीमत और मूल्य का अलग स्पष्ट अर्थ समझने के लिए पूर्व मूल्य का अर्थ जानना यह आवश्यक है। व्यवसाय में मूल्य को दो तरह से हम देख सकते हैं, एक उपयोगिता मूल्य, दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगिता मतलब जिसको हमने उपयोग में लिया हो, और विनिमय मतलब जो भी हमने लेन देन की हो वह। अब उपयोगिता मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि हमें पता है मानव को बिना किसी वस्तु के बिना नहीं चलेगा। हमें हर क्षण किसी न किसी वस्तु की ज़रूरत होती है, जैसे कि खुराक हुआ, पानी हुआ, सूर्य प्रकाश, हवा, ये सारी चीज़ हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है विनिमय मूल्य। वस्तु या सेवा देकर उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना हो तो इसे हम विनिमय मूल्य कहेंगे। जैसे कि गेहूं के बदले में हमने चावल मिलेगा, यह गेहूं क्या हुआ, विनिमय मूल्य। इस तरह से विनिमय का मतलब क्या हुआ, वस्तु का लेन देन करना। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है वह हम देखेंगे। वस्तु का उपयोगिता मूल्य हो तो उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता, किंतु जिसका विनिमय मूल्य है उस वस्तु को क्या कह सकते हैं, उपयोगिता मूल्य। जो हमने उपयोग में ली गई वस्तु के लिए जो मूल्य रखा है वो उपयोगिता मूल्य हुआ। उपयोगिता मूल्य उस पर किसी भी व्यक्ति या पीढ़ी का कोई नियंत्रण ना हो तो ये वस्तु विनिमय मूल्य अत्यंत कैसा रहता है, नीचा रहता है। उदाहरण जैसे सूर्य प्रकाश, ठीक है, इसका हमें किसी भी प्रकार की हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। हवा है, पानी है। जिन वस्तुओं की कमी हो, पूर्ति पर बहुत कम लोग का नियंत्रण हो, उसे उपयोगिता मूल्य कम होने से विनिमय मूल्य क्या होता है, ऊंचा होता है। जैसे कि सोना चांदी, हमें पता है सोना है, चांदी है, हीरा है, विविध प्रकार के जो मोती हैं वो कैसे होते हैं, कीमती होते हैं और इनका नियंत्रण होता है, इसलिए ये वस्तु हमें अधिक कीमत में प्राप्त मिलते हैं। दूसरा विनिमय मूल्य, पानी का विनिमय मूल्य शून्य था, कितना शुद्ध पानी की कमी होने के कारण विनिमय मूल्य क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। मतलब कि जो वस्तु की कमी होती है वह वस्तु की कीमत हरदम कैसी हो जाती है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब वस्तु और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विस। तो सबसे पहले हम वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकता अलग अलग तरह से संतुष्ट या प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है, काम करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, वस्तुएं, ठीक है। दूसरा है सेवा। अभौतिक विषय सेवा है, जैसे कि भूख संतुष्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, खुराक की, और जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए शिक्षा की। व्यक्ति की आवश्यकताएं भौतिक और शारीरिक होती हैं, अभौतिक मानसिक होती हैं, जैसे कि खाना पीना, घूमना, खेलना, ये सब क्या है, हमारी आवश्यकता। और जो हमारी आवश्यकता है उसे हम माप नहीं सकते, अथवा कि जो हमें संतुष्ट करने वाली वस्तु है उन्हें भी हम माप सकते नहीं हैं। अब वस्तुओं के प्रकार, तो वस्तुओं के कितने प्रकार हैं, तो दो, भौतिक अभौतिक वस्तु, दूसरी सर्वसुलभ और आर्थिक वस्तुएं।
भौतिक वस्तुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिकता के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो। भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तु। जैसे कि खेलने के लिए बॉल, बैट, प्राइमस, गैस, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये को हम माप सकते हैं। लेकिन ये देखी जा सके ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं जैसे कि संगीत, शिक्षा, चिकित्सा, सलाह इत्यादि। ये क्या है? अभौतिक वस्तु है कि जिसे हम माप नहीं सकते। किसी के पास ज्ञान है तो हम उसे माप सकते हैं? नहीं। दूसरा पॉइंट है हमारा सर्वसुलभ वस्तु है अथवा कि आर्थिक वस्तु है। जिन वस्तु या सेवा की पूर्ति किसी का अंकुश न हो, जो वस्तु या सेवा किसी को भी जब चाहिए उतने प्रमाण में चाहिए तो हमें प्राप्त हो, उन्हें क्या कहेंगे? सर्वसुलभ वस्तु। जैसे कि हवा, ठीक है, हवा हमें जितनी चाहिए उतनी हमें प्राप्त होगी। सूर्य प्रकाश। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिकाऊ और नाशवान वस्तु। टिकाऊ वस्तु अर्थात क्या? ऐसी वस्तु जो लंबे समय तक चल सके। और नाशवान वस्तु क्या? जो कुछ समय में वह खराब हो जाए। कोई वस्तु का उपयोग करते ही उसका अंत हो जाता है, उसे नाशवान वस्तु कहते हैं। जबकि कोई ऐसी वस्तु होती है जो लंबे समय तक चलती है, ठीक है, वह कैसी हुई? तो टिकाऊ वस्तु। तो अल्प समय में जो चलने वाली वस्तु है जैसे बिस्किट हुआ, दूध हुआ, फल हुआ, सब्जी, ये सब कैसी है? नाशवान वस्तु है, कुछ समय बाद खराब हो जाएंगी। और लंबे समय तक चलने वाली वस्तु उन्हें क्या कहेंगे? टिकाऊ वस्तु। जैसे कि हमने जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, फ्रिज, टीवी और अन्य वस्तु, ये सारी वस्तु कैसी है? टिकाऊ वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निजी और सार्वजनिक वस्तु। तो हमने आगे भी देखा होगा कि निजी अर्थात क्या? तो निजी ऐसी वस्तु है कि जो जिसकी मालिकी हम पर ही हो, ठीक है। सार्वजनिक वस्तु ऐसी जो ऐसी वस्तु है जिसका वह कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। वस्तु की मालिकी व्यक्तिगत हो तो उसे निजी कहेंगे। उस वस्तु के उपयोग का निर्णय निजी व्यक्ति के अधीन है। जिस वस्तु की मालिकी सार्वजनिक संस्था या सरकार की होती है उसे क्या कहेंगे? सार्वजनिक वस्तु। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। निजी वस्तु अथवा ऐसी वस्तु जिस पे हमारा अधिकार हो, जैसे कि घर हुआ, स्कूल हुआ, ऑफिस, गाड़ी, बैग, पेन, मोबाइल, ये सारी वस्तु कैसी है? इसको हम निजी वस्तु कह सकते हैं। उपभोग की वस्तु और उत्पादक की वस्तु है। मानवीय की आवश्यकता है वह कैसी है? अमर्यादित है, ठीक है। और मानवीय की आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं दो तरह से मानवीय आवश्यकता को हम संतुष्ट कर सकते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा परोक्ष रूप से। उदाहरण देखें तो खुराक मनुष्य की क्या है? आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। जबकि खुराक तैयार करने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे कि बर्तन, ये परोक्ष हो गया। प्रत्यक्ष क्या हुआ? खुराक, तो ये खुराक की आवश्यकता है, लेकिन हमने बर्तन द्वारा उसे बनाया तो वो क्या हो गया? परोक्ष। कपड़े प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं, जबकि कपड़ा बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला कपास, उत्पादन में किया जाने वाले जो साधन है वो क्या हुए? परोक्ष हुए। जो वस्तु भाग लेकर तुष्टि गुण का सर्जन करने वाले मदद रूप हो उन्हें उत्पादक वस्तु कहते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, उत्पादन में उपयोग में ली जाने वाली मशीन आदि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संपत्ति और कल्याण। आर्थिक अध्ययन में बार बार उपयोग में लिए जाने वाले दो शब्द संपत्ति, कल्याण का अर्थ समझना अनिवार्य है। तो संपत्ति का अर्थ हम देखेंगे कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र की व्याख्या संपत्ति के शास्त्र के रूप में दी, तभी से आर्थिक अध्ययन में संपत्ति के अर्थ को महत्व समझना ये हमारे लिए जरूरी है। और प्रोफेसर अल्फ्रेड ने ऐसा कहा है, मार्शल ने संपत्ति का अर्थ बताते हुए उन्होंने क्या कहा है कि वस्तु उपयोगी हो और कमी वाली हो, विनिमय योग्य हो, जिस पर व्यक्ति की मालिकी संभव हो, उसे क्या कहेंगे? संपत्ति, ठीक है। जैसे घर है, गांव में खेत हुए, गांव में घर हुए, कोई हमारी निजी वस्तु, वो क्या हो गई? हमारी संपत्ति। अब संपत्ति के लक्षण देखेंगे। संपत्ति के पहला पॉइंट है संपत्ति में उपयोगिता का गुण रखते हैं। मानवीय की आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण अर्थात उपयोगिता का
गुण संपत्ति का प्रथम लक्षण क्या है कि मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट रखने की वस्तु, जैसे कि मकान वह हमारी आवश्यकता है, वाहन वह हमारी आवश्यकता है, पहनने ओढ़ने के लिए जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, ये भी हमारी आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है उसकी कमी होनी चाहिए। वस्तु में उपयोगिता का गुण होने के साथ उसमें कमी का भी गुण होना चाहिए। कमी वाली वस्तुओं में विनिमय मूल्य होता है और सर्वसुलभ वस्तुएं सभी को बड़ी सरलता से मिल जाती है। सर्वसुलभ वस्तु अर्थात कैसी वस्तु जो हर जगह हमें आसानी से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भौतिक अथवा बाह्य रूप धारण करते हैं। संपत्ति भौतिक बाह्य रूप रखने वाली होनी चाहिए। व्यक्ति में ज्ञान, समझ, कला, कौशल ये संपत्ति नहीं है, इसका विनिमय नहीं हो सकता। यह संबंधी व्यक्ति के पास ही होती है, यह उसका आंतरिक गुण है। ठीक है, किसी ने शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, हम सोचें कि हम उसमें बंटवारा कर ले तो कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन कोई मकान है या कोई प्रॉपर्टी है, खेत है, ऑफिस है, हम इसका बंटवारा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विनिमय योग्य होना चाहिए। जो वस्तु उपयोगी हो किंतु विनिमय पात्र न हो वह संपत्ति नहीं है। संपत्ति का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? विनिमय क्षमता। ये वस्तु देकर अन्य वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। संपत्ति व्यक्ति के वर्तमान आवश्यकता को क्या करता है? संतुष्ट करता ही है, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो आवश्यकता है उसमें भी सहायक बनता है। तो ये संभव तब बन सकता है जब वह विनिमय करने योग्य हो। उदाहरण जैसे मकान वर्तमान की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। हमें पता है बिना मकान के हम नहीं रह सकते। भविष्य में मकान बेचकर अन्य आवश्यकता भी हम क्या कर सकते हैं? संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे हमें मकान बेचकर सोना लेना हो, गहने लेना हो, जमीन लेना हो, तो हम उसमें विनिमय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिकाऊपन का गुण। संपत्ति में टिकाऊपन का गुण होता है। जो वस्तु या सेवा नाशवान है, कम समय में वह नष्ट हो जाएगी, जिसे लंबे समय तक हम इकट्ठा नहीं रख सकते, उसे संपत्ति नहीं कह सकते। जमीन, मकान, शेयर ये सब क्या है? संपत्ति है। लेकिन श्रमिक का श्रम, शिक्षक का शैक्षणिक कार्य, किसान के द्वारा नाशवान वस्तु संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय तक चल नहीं सकती। संपत्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेल्थ। इसमें पहला पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति अर्थात क्या कि कोई ऐसी वस्तु है जिसकी मालिकी एक व्यक्ति की हुई, वह क्या हुआ? व्यक्तिगत संपत्ति। सामाजिक संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग हम सामूहिक रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। देश की मालिकी वाली संपत्ति यह राष्ट्रीय मालिकी की है। देश की नदी, पहाड़, रेगिस्तान, सार्वजनिक रास्ते, ऐतिहासिक इमारत, ये सब क्या है? हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। हमारी सामूहिक विरासत, साहित्य, स्थापत्य, ये भी राष्ट्रीय संपत्ति है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति का भी विचार हम करें तो जिस संपत्ति की मालिकी किसी एक राष्ट्र की नहीं लेकिन पूरे विश्व की हो, उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। किसी भी उदाहरण के तौर पर किसी भी देश की सीमा छोड़ने के बाद समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति माना जाएगा। अब कल्याण अर्थात परिस्थिति में जो भी हम सुधार करते हैं। आर्थिक रूप से कहें तो भौतिक जीवन स्तर में जो सुधार हो, स्वस्थ आर्थिक स्थिति को दर्शाता हो। और अर्थशास्त्र के कल्याण को दो तरह से हम समझ सकते हैं, एक व्यक्तिगत कल्याण, दूसरा क्या है? सामूहिक कल्याण। सामूहिक कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण मतलब किसी एक व्यक्ति का विकास हुआ हो वह, और सामूहिक का मतलब क्या हुआ? जो पूरे लोगों का, समाज में रहने वाले सभी लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपत्ति और कल्याण का संबंध। सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है व्यक्ति की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो हम कहेंगे हमारा कल्याण हुआ। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो भी हम कहेंगे देश में रहने वाले लोगों का कल्याण हो। किंतु जो विषय व्यक्ति के लिए सही हो वह देश के लिए न भी सही हो, ऐसा हो सकता है।
ऊपर दर्शाए गए अनुसार कल्याण का संबंध आय के बंटवारे के साथ है कि हमारे देश में किसके बीच में कितनी आय बटी। हमारे पता है हमारे देश का डेवलप हो रहा है, लेकिन कितने लोग हैं वह गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक उनके पास पैसा है, आर्थिक सारी सुख सुविधाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्पादन के साधन। मनुष्य की जो आवश्यकता है वह कैसी अमर्यादित, आज एक आवश्यकता है वह खत्म हुई, कल दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, इस तरह मनुष्य की आवश्यकता असंतुष्ट अथवा कि अमर्यादित है। मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट हो इस तरह से वस्तु या सेवा को हम क्या करते हैं, उपयोग बनाते हैं, जिससे समाज में रहने वाले लोग वह क्या करें, उसका उपयोग कर सकें। जैसे लकड़ी के स्वरूप में परिवर्तन करके हम कुर्सी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्पादन। और स्थान, स्वरूप, समय बदलने से वस्तु की दृष्टिगुण में उपयोगिता मूल्य में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया है और इससे हम उत्पादन के साधन भी कह सकते हैं। इसमें बताया उत्पादन के 4 साधन हैं। कौन कि किस किस चीज़ से हम उत्पादन कर सकते हैं, तो भूमि हुई मतलब जमीन, श्रम काम करने वाले वर्कर, पूंजी जो हमने पैसा किया, और नियोजक जो लास्ट में जिसने पैसा लगाया। तो सबसे पहले हम जमीन के बारे में देखेंगे कि सामान्य व्यवहार में जमीन अर्थात पृथ्वी के ऊपर की सतह, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। अर्थशास्त्र में जमीन का विस्तृत अर्थ है। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार मनुष्य को उत्पादन में मदद रूप होने वाले जो प्राकृतिक साधन हैं, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जलवायु, ये सब क्या है, जमीन। और इससे हम क्या करते हैं, उत्पादन में मदद रूप में जैसे खनिज हुआ, खान हुआ, पहाड़, नदियाँ, गर्मी, ये सब जमीन में आते हैं। भूमि प्राकृतिक उपहार है, यह हमें गॉड ने दिया, गॉड गिफ्ट है। भूमि की कुल पूर्ति स्थिर है। भूमि भौगोलिक रूप से अगतिशील है। भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। भूमि को मिलने वाली मुआवजे को किराया कहते हैं। क्या कहते हैं, किराया। दूसरा पॉइंट है हमारा श्रम। अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से जो भी हम काम करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, उसे क्या कहेंगे, श्रमिक कहेंगे। ज़्यादातर अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि उत्पादन के केवल 2 ही मूलभूत साधन हैं। कौन कौन से, भूमि और श्रम। भूमि होगी तो हम काम कर सकेंगे, अतः भूमि और श्रम दोनों, श्रम हो भूमि नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा, और भूमि और श्रम नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। अब श्रम उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में श्रम के लक्षण बताएं। पहला है श्रम और श्रमिक अविभाज्य है। श्रम कैसा, नासवान है, कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। हम कहें आज हम जितनी मेहनत कर रहे हैं 18, 20, 25 साल उम्र में, आगे भी जाके करें तो ऐसा नहीं होगा, और एक बार जो मेहनत हमने कर ली तो वह नाश हो गई, उसे हम फिर से नहीं ला सकते, लेकिन एनर्जी लेके हम दूसरी मेहनत कर सकते हैं। सामाजिक मानसिक कारण श्रम की गतिशीलता को असर करती है। प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता कैसी होती है, अलग अलग होती है। कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली स्ट्रांग होता है। श्रम की पूर्ति का आधार जनसंख्या पर है। श्रम को चुकाए जाने वाले मुआवजे को हम क्या कहते हैं, वेतन। हमें पता है कि मनुष्य कोई ना कोई कार्य करता है, सभी कार्य में वो क्या करता है, काम के बदले में उसे क्या प्राप्त होता है, धन, पैसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजी। आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जबकि पूंजी का उत्पादन का मानव सर्जित साधन है। पूंजी अर्थात भौतिक वस्तुएं जो उत्पादन में क्या करती हैं, मदद रूप करती हैं। हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम सोचेंगे कोई धंधा व्यवसाय शुरू करें तो कर सकते हैं, नहीं। उदाहरण ट्रैक्टर का उत्पादन हुआ, इसके बाद कृषि उत्पादन में क्या हुआ, मदद रूप हुआ। पूंजी की संपत्ति के बीच में अंतर है, क्योंकि संपत्ति भौतिक है और जिसे किंतु संपत्ति उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। अब पूंजी के कुछ लक्षण हैं। तो उत्पादन का मानव सर्जित साधन है, उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन है। पूंजी की कमी है, पूंजी को मूल्य जो पूंजी से मिलने वाला ब्याज होता है उसे मुआवजा ब्याज कहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि नियोजक। उत्पादन के साधनों का संयोजन करने वाला नियोजक है। व्यवस्थापक
नियोजक के बीच अंतर है उसे क्या कहेंगे, व्यवस्थापक। मतलब वेतन प्राप्त कर्मचारी है जो साधनों की क्या करता है, व्यवस्था। ये सारी चीज़ है, लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करता है, तो नियोजक। नियोजक स्वतंत्र रूप से क्या करता है, जोखिम उठाता है, उसका मुआवजा निश्चित नहीं होता, उसे भूमि, पूंजी, श्रम, संयोजन, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब नियोजक के लक्षण में वह आर्थिक निर्णय लेता है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड जो है, प्रॉफिट होता है तब भी उसका होता है, लेकिन जब लॉस होता है तभी उसे झेलना पड़ता है। नियोजन शक्ति है, गुण है, इसमें मिलने वाले मुआवजे को क्या कहते हैं, हम लाभ कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यापार चक्र। व्यापार चक्र मानवीय की तरह अर्थतंत्र में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसके मुख्य 4 प्रकार हैं। आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन, अचानक आ जाए। मौसमी आर्थिक परिवर्तन, अलग अलग मौसम में, सीजन वाइज। दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन, लंबे समय के लिए। चक्रीय आर्थिक परिवर्तन, जो हमारे मौसम की तरह चक्र चलता रहता है वह। इसमें पहला पॉइंट है आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन। अर्थतंत्र में आकस्मिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि चक्रवात आ गया, ठीक है, बादल फटना, बाढ़ आना, भूकंप आना, ये क्या हुआ, आकस्मिक परिवर्तन। दूसरा है मौसमी आर्थिक परिवर्तन। अर्थतंत्र में ऋतु आधारित परिवर्तन भी होते रहते हैं, जैसे कि ठंडी है, गर्मी, बरसात, तो बाजार में अलग अलग वस्तुओं की मांग होती है और उसके अनुसार उत्पादन रोजगार में भी परिवर्तन होता है, जिसे हम कहेंगे मौसमी आर्थिक परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। अर्थतंत्र में किसी निश्चित दिशा में लंबे समय तक परिवर्तन की जो प्रक्रिया चलती है उसे क्या कहेंगे, दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। चौथा पॉइंट है हमारा चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। एक ही समय में दौरान ऊर्ध्वगामी अधोगामी आर्थिक रुझानों का सर्जन चक्रीय आर्थिक परिवर्तन है। अनिश्चित होने के बावजूद उन्हें पहचाना जा सकता है। व्यापार चक्र चक्रीय परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं और अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र की कई परिभाषा भी दी है। तो व्याख्या में सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार चक्र की व्याख्या में हैबलर ने, तो उन्होंने बोला अर्थतंत्र में बारी बारी आने वाले इच्छनीय अनिच्छनीय इस तरह के परिवर्तन आते रहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, व्यापार चक्र। दूसरा है हॉटरे, उन्होंने बताया कि इच्छनीय और अनिच्छनीय सोपान जो बारी बारी से आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, व्यापार चक्र। इसके कुछ लक्षण हैं, जो किससे कि अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव आता रहता है, इच्छनीय अनिच्छनीय इस तरह के व्यापारिक चक्र भी देखने को मिलते हैं। अर्थतंत्र उपभोग परिणाम उत्पन्न मांग में परिवर्तन होता है। व्यापार चक्री उतार चढ़ाव समान समांतर पे उत्पन्न नहीं होता। अब व्यापार चक्र के जो सोपान है, इसमें 4 सोपान है। पहला क्या है, तेजी। आप लोग ने सुना होगा, जैसे कि अभी लॉकडाउन गया, 2-3 महीने हुए और अभी कोरोना है, तो कोरोना की वजह से हम क्या कहेंगे कि मार्केट में बहुत ही क्या है, मंदी है। और कोरोना नहीं था उसके पहले जैसे दिवाली हुआ, रक्षाबंधन हुआ, ये सारे त्योहारों पे क्या होती है, मार्केट में तेज़ी आती है। शादी जैसे मौसम में। व्यापार चक्र के इन सोपान में व्यापार प्रवृत्ति उच्चतम कक्षा पर होती है। यहाँ मांग और उपभोग के ऊंचे दर के कारण अर्थतंत्र में लाभ की स्थिति होती है, इसलिए पूंजी निवेश और रोजगार का ऊंचा दर देखने को मिलता है। दूसरा है गिरावट। लाभ की अपेक्षा पूंजी निवेश बढ़ता है, तो साधनों की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि जितना हमें लाभ नहीं हुआ उससे अधिक तो हमने क्या किया, पूंजी निवेश कर दिया। उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी होने से लाभ घटने लगता है। दूसरी ओर लोगों को उपभोग घटने दर पर बढ़ने अर्थतंत्र पर कमजोरी दिखने लगती है और मांग कम होने लगती है। कब? जब वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाएगी तो लोग मांग कम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंदी। मांग में कमी पूर्ति में बढ़ोतरी पैदा करती है। कीमत घटने से रुझान से लाभ घटता है और लाभ घटने से पूंजी निवेश और रोजगार में कमी आती है। ज़्यादा लाभ होगा तो पूंजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार प्राप्त होगा, कम होगा तो उसी तरह घटने लगेंगे, जिसे हम कहेंगे यह मंदी आ गई।
लास्ट पॉइंट है हमारा सुधार। अर्थतंत्र में व्यापक निराशा में से अपने आप खरीदी और रुझान नए वातावरण का जो सर्जन करता है। मांग बढ़ने से लाभ की उम्मीद होती है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और बेरोजगार साधनों को काम मिलने से उनकी आय बढ़ती है। आय बढ़ने से बढ़ोतरी, खर्च में बढ़ोतरी होती है, खर्च मांग को असर करता है। ठीक है, लाभ की परिस्थिति का निर्माण करने से अर्थतंत्र में सुधार आता है। इस प्रकार अर्थतंत्र में आने वाले चक्रीय परिवर्तन व्यापार चक्र है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे परिवर्तन मांग पूर्ति पर आधारित बाजार व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आप स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर है, विकल्प है, एक एक वाक्य के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़कर याद कर और लिखिए।